दोस्तों, नव्या की कहानी के 25वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। शिवा के सामने बैठी कुछ लड़कियां पूड़ियां बेलते हुए उसे देखकर मुस्कुराए जा रही थी। शिवा को बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन अपने भाई से मुंह बिचकाता हुआ बोला, इन सबको बता दो भाई, मेरी प्री बुकिंग हो चुकी है और मुझ पर डोरे डालने की कोशिश ना करे। ओके, ये कहकर अभिनव उन लड़कियों की तरफ बढ़ा। सुनो तुम सब, ये मेरा भाई शिवा है और ये किसी लड़की। अभिनव ने बस इतना ही कहा था कि तभी शिवा ने पीछे से आकर उसका मुंह बंद कर लिया। वो मेरा भाई कहना चाहता है कि किसी लड़की को डेट नहीं करता, बिल्कुल सिंगल हूं। ये सुनते ही अभिनव शिवा को घूरने लगा। शिवा बड़ी स्टाइल में अपने बालों को सेट कर रहा था। अभिनव उसके पास जाकर धीरे से बोला, शुरू हो गई तुम्हारी रोमियोगिरी। एक बात बताओ, तुम सारिका को लेकर कभी सीरियस थे या सब भी मजाक था? पर भाई, अभी तो वो यहाँ नहीं है ना, मुझे थोड़ा एंजॉय तो कर लेने दीजिए। शादी के बाद तो वो मुझे ऐसे भी हसीन मौकों का लुफ्त नहीं उठाने देगी। अभिनव ने उसके बांह पकड़कर झटक दिया। पागल हो तुम, सारिका की शादी हो रही है। अगर तुम उसे लेकर सीरियस नहीं थे तो तुम्हें उसके साथ फ्लर्ट करने की जरूरत नहीं थी। शादी? सारिका की? मेरी सारिका की? आप मजाक कर रहे हो ना भाई? ये सुनते ही शिवा के चेहरे का रंग उड़ गया था। अब वो थोड़ा सा नर्वस भी हो गया था। भाई, कल ही तो मेरी आपसे बात हुई थी और वो कुछ भी नहीं बताया उसने। भाई भाई, शादी शादी क्यों? तुम्हारी उससे बात भी होती है? अभिनव ने पूछा। भाई, हम तो रोज ऑफिस में मिलते हैं और मैं रोज शाम को उसे कॉल करता हूँ। 2 दिन से कॉल कर रहा हूँ, उठा भी नहीं रही। मुझे लगा मेरी शायरी की वजह से नाराज हो गई। ऑफिस से आएगी तो मना लूंगा उसे, लेकिन शादी उसने कभी जिक्र भी नहीं किया। उसके पेरेंट्स उसकी मर्जी के बिना उसकी शादी करा रहे हैं। वो नौकरी छोड़ रही है क्योंकि उसने होने वाले ससुराल में से कोई नहीं चाहता कि वो शादी के बाद जॉब करे। अभिनव ने कहा। इतनी जल्दी शादी क्यों भाई? अभी तो उसका एमबीए स्टार्ट हुआ है। उसकी फैमिली ने उसे थोड़ा सा टाइम तो देना चाहिए। शिवा ने बड़े सी चिंता जनाते हुए कहा। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम उसे शादी करोगे या नहीं? अभिनव ने पूछा। भाई, इतनी जल्दी? अभी तो ग्रेजुएशन फिनिश हुआ है मेरा और अभी तो फाइनेंशियली एस्टेब्लिश भी नहीं हो पाया हूं मैं अभी। मुंह लटकाते हुए शिवा ने कहा। हाँ या नहीं? अगर हाँ कहो तो मैं उसकी फैमिली से बात करूंगा, समझाऊंगा और कुछ वक्त के लिए शादी रोक दूंगा। तुम्हें जल्दी डिसीजन लेना होगा। अभिनव ने कहा। भाई, मैं उसे पसंद करता हूं सच में। वो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, शार्प माइंड है। मेरी उससे कभी शादी के लिए पूछने की हिम्मत नहीं हुई। पता क्या बता वो मना कर दे। तुम्हारी मनहूस शायरी पर भी उसे ने तुम्हें ब्लॉक नहीं किया। यह भी शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट करने से कम नहीं है। अभिनव ने कहा। भाई, चलो हम कानपुर पहुंचते ही उसके फैमिली से मिलने चलेंगे। 3 दिन बाद उसकी सगाई है। उम्मीद है कि हम पहले पहुंचकर सब मैनेज कर लेंगे। ये कहते हुए शिवा अभिनव के गले लग गया। भाइयों का भरत मिलाप हो गया तो चलो दोनों नाश्ता कर लो फटाफट। पीछे से आई नव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। नव्या के हाथों में 2 प्लेटों में आलू की कचौरियां और अचार था। ये देखते ही शिवा के मुंह में पानी टपकने लगा। आप लोग मेरे कमरे में बैठो, मैं अभी चाय लेकर आई। ये कहकर नव्या अंदर चली गई। अभिनव ने कचौड़ियां देखते ही मुंह बनाया। ये क्या इतना ऑयली लेकर आई हो? टिश्यू ही लगा लेती कम से कम। जो ही भी है चुपचाप खा लीजिए, अब खाना रात को ही मिलेगा। बेचारा अभिनव चुपचाप प्लेट लेकर बैठ गया। शिवा ने पीछे से नव्या को आंख मारी और हंसते हुए इशारों में बोला। बीवी के आगे हिटलर की तानाशाही भी खत्म हो गई थी। आखिर अभिनव अपने बैग से टिश्यू निकालकर पेपर निकालने लगा और उतनी ही देर में शिवा ने कचौड़ियां साफ कर डाली। नव्या से बोला। नव्या, कचौड़ियां और ला दो, बहुत टेस्टी है। तुम्हारे हाथ में तो सच में जादू है। कितना टेस्टी बनाती हो तुम। नव्या हंसते हुए मुड़कर चल दी और अभिनव ने कूद कर शिवा का कॉलर पकड़कर उसे बेड पर ही घसीट डाला। मेरी बीवी पर इंप्रेशन झाड़ने की कोशिश मत करो, वरना मार डालूंगा। अभिनव ने कहा। दुनिया में आप पहले इंसान हैं जो अपने भाई से जलता है। अरे, मैं तो उसका दिल रखने के लिए बोल रहा हूं। शिवा ने कहा। उसका दिल रखने के लिए मैं हूं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं ऐसी कोशिश करने की। ओके ओके, सॉरी सॉरी, मुझे बख्शी। घर का माहौल बहुत खुशनुमा था। मानवी के लिए शहर से ब्यूटिशियन बुलाई गई थी जो दोपहर में से तैयार करने में लगी हुई थी। पंडित जी बार बार अपने होने वाले समधी से बारात के आगमन का जायजा लिए जा रहे थे। ठीक समय पर बारात का गांव में आगमन हो गया। बारातियों को घर के आसपास आते ही प्राथमिक विद्यालय में ठहराया गया था। शाम होते ही द्वाराचार की रस्म आरंभ हो गई और मानवी का होने वाला पति किसी सरकारी दफ्तर में क्लर्क था और एक अच्छा खासा सुंदर और गुणी नौजवान था। मानवी भी बीए पास थी, लेकिन पढ़ाई लिखाई में नव्या से ज्यादा तेज थी और वो खुद भी सरकारी नौकरी करना चाहती थी। सुंदर से लहंगे में तैयार हुई मानवी बहुत प्यारी लग रही थी। उसके साथ साथ नव्या और उसकी सहेलियां हंसते हुए उसे जयमाला के लिए लेकर आ रही थी।
नव्या पर अभिनव की नजर पड़ते ही सब ठहर सा गया। नव्या के अलावा उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसके पसंद के लेमन ग्रीन सिक्वेन लहंगे में नव्या अप्सरा सी नजर आ रही थी। चुन्नी को उसने पीछे से सर पर टांक रखा था। हाथों में हरी भरी चूड़ियां और माथे पर झिलमिलाती हरे बिंदी। मांग में सिंदूर तक भरा हुआ अभिनव के नाम का लाल सिंदूर और होठों पर बड़ी सी मुस्कान। उसे देखकर कोई भी अपना दिल हार जाता। अभिनव ने भी आज ब्लू कलर का एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता और व्हाइट नेहरू जैकेट व्हाइट ट्राउजर के साथ पहना हुआ था। अभिनव का दिल किया कि आगे बढ़कर उसे गले लगा ले, लेकिन खिलखिलाती हुई नव्या लड़कियों के बीच में मानवी को लेकर जयमाला के लिए आगे बढ़ गई। अभिनव मन महसूस कर उसे देखता रह गया। इधर शिवा भाई साहब सब दूल्हे के साथ कुछ ज्यादा ही ओवर फ्रेंडली हो रहे थे। नव्या की मां ने बीच में उसे तिजोरी से पैर को पूजा का सामान निकालने को कहा। नव्या ने अभिनव की तरफ इशारे में कमरे में आने को कहा। ये देखते ही अभिनव के मन में लड्डू फूट गया। तो यह मनचाहा हो गया था। ये कब से तो यही चाह रहा था। उसने कमरे में घुसते ही नव्या को पीछे से दबोच लिया। बेचारी नव्या उसे कितना ही मना किया, लेकिन अभिनव ने उसे कमर में हाथ डालकर गोद में उठा लिया और बिस्तर पर बैठा दिया। नव्या अपने हाथ से सर की चुन्नी संभाले बैठी थी। अभिनव ने उसके चेहरे को उठाया। नव्या की काजल लगी हुई खूबसूरत आंखें। उसने नव्या की आंखों पर छोटी सी किस कर दी और उसके गुलाबी होठों को सहलाने लगा। नव्या की शरारत करते हुए उसके अंगूठे को दांतों में दबा लिया और बेचारा आ भर कर रह गया। अब नव्या उसे बचने के लिए पूरे कमरे में लहंगा संभाले भाग रही थी और अभिनव उसे पकड़ना चाहता था। और नव्या बाहर भागती हुई इससे पहले अभिनव ने उसकी चुन्नी पकड़ ली। नव्या ने चुन्नी खुल जाने के डर से सर पर हाथ रख लिया। उसने नव्या को फिर से अपनी बाहों में खींच लिया। हमें तिजोरी के सामान निकालना है, हमें चाबी दीजिए जल्दी से। देंगे, पहले हमें भी कुछ चाहिए। क्या? एक किस? जी नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। हटिए यहाँ से, देर हो रही है, जल्दी मुझे चाबी दीजिए। तभी अभिनव एक मुस्कान के साथ बोला, कुर्ते की पॉकेट में है, निकाल लो। ये सुनते ही नव्या कुर्ते की पॉकेट में हाथ डालने के लिए आगे बढ़ी। तभी अचानक अभिनव ने उसे खींचकर दीवार से सटा दिया। देखिए, आप फिर से मेरी बात नहीं मान रहे हो, माँ गुस्सा जाएगी। तुम अपना काम करो और मुझे अपना करने दो। नव्या ने बड़े ही चालाकी से उसकी जेब से चाबी तो निकाल ली, लेकिन अब तिजोरी तक पहुंचा कैसा जाए। काम तो अभी बाकी था, क्योंकि पतिदेव मार्ग में बाधा बनकर विराजमान थे। यह सब देखकर नव्या ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसको अपने आप पता चल गया कि अब अगर जल्दी से माँ के पास पहुंचना है तो बस एक ही रास्ता है, पतिदेव की इच्छा पूरी कर दी जाए। वो चुपचाप दरवाजे से सटकर खड़ी हो गई और यह देखते ही अभिनव ने उसके दोनों हाथों की उंगलियों को अपनी उंगलियों में कस लिया। वो नव्या की आंखों में झांक रहा था और नव्या ने शर्माकर अपना चेहरा झुका लिया। अभिनव उसके बालों की लटों से खेलने लगा था। जाने दीजिए ना, नव्या ने फिर से एकदम से कसमसाते हुए कहा। यहीं खड़ी रहो, वरना वहां सबके सामने बुलाने आऊंगा। नव्या चेहरा झुकाए खड़ी रही और अभिनव ने फूल जैसे गुलाबी होठों को छूने के लिए झुका ही था कि नव्या ने अपना करीब अभिनव को देखकर कसकर आंखें बंद कर ली। अभिनव ने उनके होठों में बस छुआ भर था कि धार से कमरे की कुंडी किसी ने जोर से खटका दिया। दोनों चौंक कर अलग हो गए। अभिनव को किसी भी काम में किसी भी दखल और खलल की बर्दाश्त नहीं था, खासकर इस खूबसूरत वक्त पर। उसे इस वक्त पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मानो दरवाजे पर आने वाले आदमी की जान निकाल दे, जिसने इसके रोमांटिक मूवमेंट को खराब कर दिया। उसने गुस्से में दीवार पर जोर से घुसा मारा। अभिनव ने गुस्से से डर गई थी नव्या। आखिर कौन आया है और आखिर दरवाजे के नव्या अभिनव के इरादों पर पानी तो नहीं फेर दिया। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, नव्या की कहानी के 26वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं कहानी। नव्या डर से उसे देखे जा रही थी। अभिनव ने जाकर अपने ट्रॉली बैग में से कुछ सामान निकाला। तभी नव्या ने कुंडा खोला और दरवाजे पर आरती थी। आरती नव्या और अभिनव को इस तरह कमरे में देखकर थोड़ा सा झेप गई। उन्हें अंदाजा नहीं था कि अभिनव भी अंदर होगा। अभिनव अपना सामान निकालने में लगा था। नव्या तिजोरी से पूजा के जेवर निकाल रही थी। वो नव्या बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हें काफी देर से ढूंढ रही है। आरती बात तो नव्या से कर रही थी, लेकिन उसकी निगाहें अभिनव पर जाकर टिक गई थी। हाँ मैं बस जा ही रही थी, ये कहकर नव्या अपना सामान लेकर बाहर चली गई। पीछे पीछे अभिनव भी बाहर निकलने वाला था कि आरती ने उसका हाथ पकड़ लिया। बाहर आने से पहले आईने में चेहरा देख लो एक बार, ये कहकर वो मुस्कुराती हुई मुड़कर चली गई। उनकी बात अभिनव को थोड़ी अटपटी लगी, लेकिन जैसे वो आईने के सामने पहुंचा, आईने में खुद को देखकर अपने माथे पर जोर से एक चपत लगाई। नव्या के होठों की गुलाबी लिपस्टिक अभिनव के होठों से किनारे से लगी हुई थी। बेचारा अपनी माँ की बात याद करके शर्म से गड़ा जा रहा था। कुछ किए बिना ही बदनाम हो गया। ऐसे अच्छा तो किस पूरी ही कर लेते। सिर्फ होठों को छूने का यह नतीजा है। अब बाहर माँ के सामने कैसे जाऊं, ये सोचते हुए अभिनव कमरे से बाहर चला ही गया।
इधर जयमाला खत्म होने के बाद सभी बारातियों को भोज कराया जा रहा था। अभिनव शिवा के पास पहुंच गया। तुमसे कुछ लाने को बोला था, लाए हो? गाड़ी में पीछे पड़ी है आइस बकेट में, चलोगे? कहाँ? पीने? डैड ने बोला है ग्रेजुएशन के बाद ही हाथ लगाना। हाँ तो फाइनल एग्जाम तो हो गए ना, मतलब ग्रेजुएशन खत्म। लेकिन मेरा मन नहीं है, मैं अपनी शादी में पीऊंगा, आप डैड को ही ले जाइए, वो खुश हो जाएंगे, उन्हें पता नहीं कि बोतल लेकर आया हूं। पीने का मन के सोचकर अभिनव राघव को ढूंढता हुआ उसके पास पहुंचा। वैसे भी अपने डैड से कुछ बातें पूछने चीजें उसके लिए अभी भी रहस्यमय थी। डैड बाहर चलिए, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। राघव अभिनव के साथ बाहर आ गया और अभिनव उन्हें कार में बैठाने का इशारा किया। पीछे जाकर आइस बकेट से विस्की निकालकर गिलास में भरने लगा। डैड, मेरे पास एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज। आप पहले क्या सुनना पसंद करेंगे? पहले तो मैं एक जाम तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी की नई शुरुआत के लिए नाम करता हूँ। चीयर्स। राघव ने हंसकर कहा तो अभिनव ने भी मुस्कुराकर अपना गिलास टकरा दिया। हाँ तो मैं पहले बैड न्यूज सुनाना चाहूंगा ताकि बाद में गुड न्यूज से मेरा मूड ठीक हो सके। सारिका जॉब छोड़ रही है, उसका रेजिग्नेशन पिछले हफ्ते मेरे पास पेंडिंग है। क्यों? और उसने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? राघव ने कहा, क्योंकि मैंने अभी तक उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया। वो जॉब छोड़ रही है क्योंकि उसके पेरेंट्स उसकी शादी कर रहे हैं। उसके होने वाले ससुराल में कोई नहीं चाहता कि वो शादी के बाद जॉब करे। उफ, आज भी सोसाइटी में ऐसी मेंटेलिटी वाले लोग हैं, बेहद शर्म की बात है। राघव ने कहा, ये तो वाकई बैड न्यूज है। हम फिर ऐसे भरोसेमंद इंसान को ढूंढना होगा। कम से कम 2 साल तो लग ही जाएंगे उस भरोसे को जमने में। चलो अब गुड न्यूज सुनाओ। शिवा और सारिका एक दूसरे को पसंद करते हैं और अगर आप उनकी शादी सारिका से तय कर दें तो सारिका को कंपनी छोड़कर नहीं जाना होगा। अभिनव ने कहा। क्या? ये सुनते ही राघव के हाथ से गिलास ऑलमोस्ट छूटने ही वाला था कि उन्होंने अपनी सेंस में होकर उसको संभाल लिया। जी हाँ, आगे सब आपका डिसीजन है। शिवा की शादी, वो इतना जिम्मेदार नहीं है कि अब तक परिवार संभाल सके। हो सकता है शादी और परिवार बनने के बाद वो जिम्मेदार हो जाए। अभी शादी नहीं करनी तो एटलीस्ट एंगेजमेंट करके कुछ वक्त शादी टाल देंगे। लेकिन सोच लीजिए डैड, कम से कम 3-4 महीने लगेंगे इस बेहतरीन कैंडिडेट को पीए चुनने में और उसके बाद कम से कम 1 से 2 साल लगेगा उसे उसके काम में परफेक्शन लाने में और उसके बाद भी भरोसेमंद होगा या नहीं कह नहीं सकती। अभिनव ने अपने फादर को समझाते हुए कहा। इंस्टेड सारिका ने हर चीज कुछ ही दिनों में पकड़ बना ली थी। वो फाइनेंस से एमबीए कर रही थी। मेरा पूरा प्लान था कि मैं उसे आगे प्रमोट करूंगा। डैड, उसके रहते मेरा वर्कलोड कम हो गया था, उसके जाने से और बढ़ जाएगा। राघव चुपचाप अभिनव की बात सुन रहा था। अभिनव रुक गया। और इनके सब के अलावा मैं दावे से कह सकता हूँ क्या, यही कि फ्यूचर में सारिका एज अ फैमिली मेंबर हमारी कंपनी को बहुत आगे तक लेकर जा सकती है। तो तुम इस रिश्ते में भी प्रॉफिट ढूंढ रहे हो? आखिर बिजनेसमैन का ही तो बेटा हूं, किसी भी डील्स में प्रॉफिट पहले ढूंढना सीख गया हूं अब से। अभिनव ने तीखी मुस्कान के साथ राघव को देखा। मैं इस रिश्ते के बारे में जरूर सोचूंगा। हम वापस जाते ही सारिका की फैमिली से बात करेंगे। राघव ने कहते हुए कार से निकलने लगे। डैड, मुझे आपसे कुछ और बात भी करनी है। अभिनव की बात सुनकर राघव वापस कार में बैठ गया। बोलो। डैड, मुझे फैक्ट्री वाली जमीन के पेपर्स देखने हैं। पेपर्स? क्यों क्यों देखने हैं? मुझे देखना है कि वो जमीन आपके नाम कब की गई थी। वो तुम्हारी शादी के बाद। राघव की आवाज में थोड़ी सी घबराहट थी। अभिनव उसकी हिचकिचाहट को देखकर मुस्कुरा रहा था। ठीक है, फिर मैं ससुर जी से पूछ लेता हूँ। अभिनव ने उतरने के लिए कार का दरवाजा खोल दिया और तभी एकदम से राघव बोला, रुको, मेरी बात सुनो, उनसे कुछ मत पूछना। तो आप ही बता दीजिए फिर, अभिनव ने कहा। राघव ने गहरी सांस ली। वो जमीन पिछले साल ही हमें मिल गई थी अभिनव। तो फिर मेरी शादी जबरदस्ती नव्या से क्यों करवाई आपने? राघव ने अपना सिर झुका लिया और चुप हो गए। बताइए डैड, बोलिए, फिर आपने जबरदस्ती हमारी शादी क्यों करवाई? राघव वैसे ही बैठे रहे और अभिनव लगातार गुस्से में चिल्लाए जा रहा था। अब धीरे धीरे उसकी आवाज हिचकियों में बदलने लगी थी, आंखें भी नम होने लगी थी। डैड, आपको बताना होगा, आप मेरा नेचर जानते हैं। आप जानते थे कि मेरे साथ उसकी जिंदगी बर्बाद होने वाली है, फिर भी आपने उस मासूम को जबरदस्ती मेरे पल्ले बांध दिया। बताइए डैड, बोलिए, मैंने उसके साथ हमेशा इतना बुरा किया और उसने फिर भी मुझे इतना प्यार दिया। डैड डैड आपको कुछ पता है? और अभी कुछ दिन पहले ही कितना तेज फीवर था और रात भर बुखार से तप रही थी। डैड, मैं इतना घटिया इंसान हूं कि मैंने उसका हाल तक नहीं पूछा। वो ठंड से कांपती रही लेकिन मैंने एसी भी ऑफ नहीं किया। उसने मुझसे कहा भी नहीं। और यहाँ आने के बाद एक रात लाइट चली गई, मुझसे तो गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई। उसने मुझे सारी रात पंखा जला। उसे मेरी हमेशा से परवाह रही और जो मैंने उसके लिए कभी महसूस नहीं किया। मैंने हर जगह, हर वक्त और हमेशा उसे बेइज्जत किया।
और अब मैं जब उसके घर आया हूं तो उसने सबकी नजरों में मुझे इतना बड़ा बना दिया। सब उसे किस्मत वाली कहते हैं कि उसे कितना प्यार करने वाला पति मिला है। लेकिन डैड, सच तो मैं और आप जानते हैं ना। डैड, क्या क्या दुनिया में ऐसी कोई लड़की होगी जो अपने दिल की बात अपनी माँ तक न कह सके? और लेकिन नव्या ने आज तक कभी अपनी माँ से भी और अपनी बहन से ये नहीं बताया कि उसके और मेरे बीच में पति पत्नी वाला जैसा कोई रिश्ता भी नहीं रहा। मुझे नहीं पता वो किस पत्थर की बनी है, लेकिन मैं कभी उसके लायक नहीं था। और बताइए, आपने सब जानते हुए उसे नरक की आग में क्यों झोंक दिया? मैं आपसे लड़कर अपना गुस्सा जाहिर कर देता था तो वो कभी कुछ नहीं बोलती, किसी से लड़ती झगड़ती तक नहीं। मैं हमेशा उसका गुनहगार रहूंगा। मेरे किए पर इस दुनिया में कोई सजा नहीं, मुझे ईश्वर ही न्याय देगा। ये कहते हुए अभिनव की आंखों से आंसू टपक कर उसके होठों पर गिला कर रहे थे। राघव ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और उसे प्यार से बोला, मैं हमेशा से जानता था मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बस थोड़ा गुस्से वाला है, और उसे ऐसी ही लड़की चाहिए जो उसकी इस क्रोधी स्वभाव को बदल सके। और अब मैं महसूस कर रहा हूँ वो बदलाव तुम्हें धीरे धीरे आ रहा है। इस जमीन के सिलसिले में मैं लंबे वक्त से यहाँ आ रहा था। मुखिया जी बहुत सभ्य और विनम्र व्यक्ति हैं। बहुत कम समय में उनसे अच्छी जान पहचान हो गई। अक्सर मैं यहाँ आता तो जब नव्या से मिलता तो मुझे दुख होता कि ईश्वर ने मुझे नव्या जैसी बेटी क्यों नहीं दी। उससे ज्यादा खुशमिजाज, मिलनसार और हर कार्य में कुशल लड़की मैंने आज तक नहीं देखी थी। मैंने तब भी तुमसे शादी के बारे में कभी नहीं सोचा, क्योंकि गांव में जात पात का बड़ा महत्व होता है। वो ब्राह्मण है और हम क्षत्रिय। शादी का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन एक दिन क्या डैड, बताइए, आखिर क्या हुआ था एक दिन? ऐसी कौन सी घटना थी वो जो नव्या की शादी अभिनव से करवाने पर जोर दिया गया? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ।